आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका जेपीएससी पीटी पेपर 2 में लगातार मैंने 23 क्लास लिया, तो 23 क्लास आपका हो गया है ना। आपका 23 क्लास आपका कंप्लीट हो गया। अब आज जो है सो 24 क्लास है। थोड़ा सा बीच में क्लास थोड़ा सा रुका था कुछ दिनों के लिए, लेकिन अब जो है लगातार अब हम प्रयास करेंगे कि जेपीएससी पेपर 2 में जो आप पेड कोर्सेज के लिए चल रहा है वो पूरा कोर्स खत्म करके ही अब दम लिया जाए, ठीक है। आने वाले समय में हम तो 20 दिन और काम करेंगे ना, 20 डेज, 20 दिन काफ़ी है, 20 दिन में हम लोग ये पूरा कोर्स खत्म कर लेंगे। तो देखिए कि यहाँ पे आज जो है जेपीएससी के लिए झारखंड साहित्य एवं शिक्षा, ये टॉपिक आपका है झारखंड साहित्य एवं शिक्षा। अब देखिए झारखंड, ये टॉपिक सिर्फ ये जो क्लास आज की हो रही है, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी वालों के लिए ही है। ऐसे इसमें खेल कूद, झारखंड में जो खेल कूद जो सेक्शन है, स्पोर्ट्स का पार्ट है, सो भले ही जेएसएससी या किसी और एग्जाम में काम आएगा, लेकिन मैक्सिमम टेक्निकल जो है ये टॉपिक जेपीएससी वालों के लिए है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात बता दें हम कि जेपीएससी पीटी पेपर 2 में, जेपीएससी पीटी पेपर 2 में, जेपीएससी पीटी पेपर 2 में आपका जो मुश्किल टॉपिक है वो आपका 2 ही टॉपिक है। जो मुश्किल टॉपिक है वो आपका 2 ही टॉपिक है। वो टॉपिक, मुश्किल टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक आपका है, ठीक है ना, लैंड रिलेटेड एक्ट, लैंड रिलेटेड एक्ट, जो भूमि संबंधी कानून है ना, उसमें आपका 12 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका, ये टॉपिक आपका टफ है। और झारखंड का साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है ना, लिटरेचर ऑफ झारखंड, ये आपका लिटरेचर ऑफ झारखंड जो है सो आपका अगला टॉपिक ये 17 सवाल ही हमको लगता है कि टफ है, बाकी सारे पारंपरिक हैं। बाय टॉपिक सारे पारंपरिक हैं और उसको कर सकते हैं। ये टफ इन द सेंस कैसा नहीं कि पढ़ने में टफ है, टफ इन द सेंस याद करने में मुश्किल है। तो एक काम तो जो लैंड एक्ट है, एसपीटी सीएनटी हम करवा चुके हैं, और झारखंड का जो लिटरेचर है इससे आपका 5 टॉपिक आएगा, ये इसी का भाग है। झारखंड साहित्य एवं शिक्षा जो हम करवा रहे हैं ये इसी का भाग है। तो ये एक पॉइंट तो ये जानने वाली बात इसमें है पहला। अब दूसरा, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में आपका 3 टॉपिक कवर होगा। इस टॉपिक में आपका 3 टॉपिक कवर होगा। पहला टॉपिक कवर होगा झारखंड का साहित्य एवं साहित्यकार। फिर से बता दे रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं कि झारखंड साहित्य एवं शिक्षा में का जो सेक्शन है इसमें आपका 3 टॉपिक कवर होगा, ठीक है। टॉपिक नंबर 1 है झारखंड का साहित्य एवं साहित्यकार। झारखंड का साहित्य एवं साहित्यकार, इससे आपका 5 क्वेश्चंस बनता है। दूसरा टॉपिक नंबर 2 है, वो है झारखंड की शिक्षा एवं महत्वपूर्ण संस्थान, मतलब झारखंड का शिक्षण संस्थान, झारखंड का शिक्षण संस्थान, झारखंड के शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान, इससे आपका 3 क्वेश्चन हैं। और टॉपिक नंबर 3 इसमें बनता है, वो टॉपिक आपका है झारखंड में खेलकूद। तो ये जो टॉपिक है झारखंड में खेलकूद, ये टॉपिक आपका जो है झारखंड में खेलकूद, झारखंड में खेलकूद। थोड़ा ये जब मोटा हो गया है ना, ये जब मोटा हो गया है तो इसको राइटिंग में इतना अच्छा नहीं बैठ रहा है। पतला में राइटिंग अच्छा बैठता है, अब मोटा में राइटिंग अच्छा नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मोटा में चलता ही, पेन चलता ही नहीं है। डिजिटल बोर्ड में, नॉर्मल बोर्ड में पहले पढ़ाते थे हम लोग तो ठीक था, अब डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना शुरू किए हैं। डिजिटल बोर्ड में लगातार पढ़ा दे 5 साल तो आँख सब चौपट हो जाएगा। हमको लगता है कि अगर 5 साल काम कर ले इस बोर्ड पे, इतनी लाइटिंग और इतना निकलता है, 5 साल में सब आँख जो है सो खराब कर देगा। तो देखिए अब इसमें क्या है कि झारखंड का साहित्य और साहित्यकार 5 क्वेश्चन है। ये बहुत टफ टॉपिक है,
टफ इन द सेंस है इसको रटना पड़ेगा आपको, इसको समझना कम है, रटना ज़्यादा है। ये वाली बात पहला। दूसरा बात, झारखंड शिक्षण संस्थान, ये तो आसान है, ये सीजीएल के लिए काम आएगा, बाकी अन्य एग्जाम के लिए भी काम आएगा। झारखंड में खेल कूद स्पोर्ट्स से आपका है 5 सवाल, ये भी आपका काम आएगा। तो इस टॉपिक में हम लोग टोटल मिला करके 13 सवाल का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा टॉपिक है, 35 पन्ने का नोट्स है, 35 पन्ने का पीपीटी है, और हम लोग इसको काम करेंगे तो लगता है 2-3 दिन तो लग ही जाएगा, 3 दिन में खत्म कर लेंगे इसको 13 सवाल। तो आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसमें झारखंड का साहित्य एवं साहित्यकार, झारखंड की शिक्षा एवं महत्वपूर्ण संस्थान, और झारखंड में खेल कूद, आपका 5 सवाल, ये 3 टॉपिक हम लोग काम करेंगे। अब देखिए, एक सबसे पहली बात है कि फर्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये टॉपिक आपका है झारखंड का साहित्य एवं साहित्यकार। तो इसमें थोड़ा देखा जाए कि जो साहित्य है ना, झारखंड में जो साहित्य है इसका देखा जाए, बैकग्राउंड देखा जाए, झारखंड का जो लिटरेचर, झारखंड का जो साहित्य है उसको हम लोग बांटते हैं 2 भागों में। एक बांटते हैं लोक साहित्य, लोक साहित्य बांटते हैं, इसको बांटते हैं जो साहित्य है झारखंड का, इसको अगर बांटा जाए, इसका जो लिटरेचर है इसको अगर बांटा जाए तो इसको 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग आपका होगा लोक साहित्य, पहला भाग आपका होगा लोक साहित्य, पहला भाग होगा आपका लोक साहित्य, और दूसरा भाग होगा आपका शिष्ट साहित्य, शिष्ट साहित्य, शिष्ट साहित्य। अब देखिए, ये लोक साहित्य और जो शिष्ट साहित्य है तो उसमें अंतर देख लिया जाए कि दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। लोक साहित्य, लोक का मतलब नाम से स्पष्ट है, पब्लिक, लोगों का साहित्य। ऐसा जो लिटरेचर होता है, ये लिटरेचर का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है या लिखा हुआ नहीं रहता है, लोगों के द्वारा जो बातें कही जा रही है वही बातें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी और एक लिटरेचर, एक जो है साहित्य के रूप में फॉर्म में ये आएगा। तो ये हो गया लोक साहित्य। दूसरा जो है शिष्ट साहित्य है, इसमें राइटिंग होगा, इसमें राइटिंग अगर नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन इसमें राइटिंग होगा, इसमें राइटिंग जो है सो होगा, ठीक है ना। ये बात शिष्ट साहित्य में, जैसे एग्जाम्पल के लिए अब गीत है, कविता, कहानी, नाटक, किसी का जीवनी, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, या किसी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, ये सब जितना भी हम बोले ये सब आएगा आपका शिष्ट साहित्य में। तो शिष्ट साहित्य भी पढ़ना है हम लोगों को और लोक साहित्य भी हम लोग को पढ़ना है। इसका जो लिटरेचर है ये काफ़ी विशाल है, इसका जो लिटरेचर है वो काफ़ी विशाल बड़ा है, इसका भी विशाल है लेकिन इसका बिखरा हुआ है, इसका बिखरा हुआ है। ऐसे झारखंड में जो क्षेत्रीय साहित्य है, जो ट्राइबल जो लिटरेचर है उसका विकास उतना लिखित तौर पे नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। एक बात और देख लीजिए आप, हम तुलना करते हैं भोजपुरी से। जो भोजपुरी का लिटरेचर है ना, भोजपुरी के लिटरेचर से कहीं ज़्यादा हम लोगों के पास संथाली और खोरठा और नागपुरी और कुरमाली और पंच परगनिया का मटेरियल है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो झारखंड का क्षेत्रीय और जो जनजातीय जो लिटरेचर है वो काफ़ी समृद्ध है, ठीक है। तो एक बात हम समझ लिए, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, ठीक है। अब हम लोग झारखंड का साहित्य जो है तो शुरू करेंगे। तो झारखंड का साहित्य और साहित्यकार ये चैप्टर आपका है। अब इसमें देख लीजिए, सबसे पहले ये मैटर आप लोग को मिला ही हुआ है, जिसको मिला है, ठीक है। अब देखिए, झारखंड का जो साहित्य है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, अब झारखंड का जो साहित्य है वो बांटा गया है क्षेत्रीय साहित्य में, जनजातीय साहित्य में और हिंदी साहित्य में। ऐसा नहीं है कि इन तीनों के अलावा हम लोगों के और नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो अंग्रेजी का साहित्य भी है, पढ़ना तो उर्दू का साहित्य भी है, ठीक है, लेकिन उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, चूँकि जेपीएससी का जो एक दायरा है, एक एग्जामिनेशन में सवाल पूछने का जो एक एरिया है, कवर है, हम लोग वही करेंगे, तो उससे काम हम लोग को हो जाएगा। अब देखिए, क्षेत्रीय साहित्य है, क्षेत्रीय साहित्य भी बहुत बड़ा है। झारखंड का जो क्षेत्रीय साहित्य है वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, लेकिन उस विशालता के बाद भी कम से कम हम लोग खोरठा का साहित्य, नागपुरी का साहित्य, कुरमाली का साहित्य,
पंच परगनिया का साहित्य हम लोग 4-5 का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पीछे कारण यही है कि जो ऑलमोस्ट जो एग्जाम में पूछने का जो दायरा है, जो रेंज है, वो रेंज इसी रेंज से है। बाकी भी हैं, बाकी क्षेत्रीय अन्य है, लेकिन उसका दायरा उतना बड़ा नहीं है जितना कि लिटरेचर में खोटा का, नागपुरी का, कुरमाली का और पंच परगनिया का लिटरेचर जो है सो बड़ा है। दूसरा पार्ट है आपका जनजातीय साहित्य। तो जनजातीय साहित्य में सबसे पहला अगर होगा तो होगा संथालों का, ठीक है ना। संथाल का, मुंडा का, मुंडारी का, हो का, खड़िया का, उरांव या कुड़ुख। उरांवों का जो लिटरेचर है या उरांवों की जो भाषा है उसको कुड़ुख भाषा कहते हैं। तो क्षेत्रीय में हम लोग 4 का अध्ययन करेंगे, खोटा का, नागपुरी का, कुरमाली का, पंच परगनिया का। और जनजातीय में हम लोग संथाल का, मुंडारी का, हो का, खड़िया का, कुड़ुख, उरांव का करेंगे। और उसके बाद लास्ट ये थोड़ा सा हम लोग और अध्ययन कर लेंगे हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य का हम लोग अध्ययन कर लेंगे। जो लिटरेचर है हिंदी साहित्य का हम लोग उसका अध्ययन कर लेंगे। हिंदी साहित्य में ऑब्वियस सी बात है कि 2 पार्ट है, एक गद्य भाग है और एक पद्य भाग है। गद्य भाग में पत्रिका, कहानी, नाटक देख लेंगे। पद्य भाग में एक्चुअली कविता है। पद्य भाग में देखा जाए तो गीत है ना, गीत है या कविता है। कविता का मतलब कविताओं का जो संग्रह है उसके बारे में। तो हम लोग ये 3 झारखंड का साहित्य में अध्ययन करेंगे, क्षेत्रीय, जनजातीय और हिंदी साहित्य। पहला जो क्लास होगा या पहला जो क्लास जो बटा होगा वो होगा आपका इस पे होगा, क्षेत्रीय साहित्य पे होगा। इसको ख़त्म करेंगे तब करेंगे हम लोग जनजातीय साहित्य और तब करेंगे हम लोग हिंदी साहित्य। इस प्रकार से हम लोग जो है सो कि काम करेंगे। जेपीएससी का वैकेंसी लगता है कि जेपीएससी का जो वैकेंसी है सो 232 दिखा रहा है। अभी मैसेज व्हाट्सएप पे तैर रहा, आप लोग देख ही रहे होंगे। सरकार ने 232 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए जेपीएससी को भेजी अधियाचना। प्रशासनिक के लिए 44, पुलिस के लिए 40, नगर पालिका सेवा 65, शिक्षा सेवा 41, निबंधन सेवा 10, राजकारा सेवा 2, होमगार्ड गृहरक्षा 16, राज्य प्रोबेशन सेवा 12 और समाज सुरक्षा सेवा 2। 232 पद के लिए सरकार भेजी है। पद कम है लेकिन हमको लगता है बढ़ेगा, आगे जा करके बढ़ेगा ही। तो क्षेत्रीय, जनजातीय और हिंदी साहित्य जो है तो हम लोग ये अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे खोटा साहित्य। देखिए खोटा भाषा तो हमको लगता है कि झारखंड में कम से कम 17-18 जिला और झारखंड से बाहर, कुछ उड़ीसा में, कुछ बंगाल में, ठीक है ना, कुछ बिहार में, कहीं असम में, जहाँ जहाँ के लोग यहाँ से बाहर भी झारखंडी लोग जहाँ से बाहर गए हैं, सूरीनाम में, फिजी में, मॉरिशस में, जो यहाँ से लोग बाहर गए हैं वो खोटा भाषा बोलते हैं। तो खोटा भाषा का दायरा भी बहुत बड़ा है और खोटा भाषा का रेंज भी बहुत बड़ा है। तो कुछ की पॉइंट इसमें हम लोग बात करते हुए निकल जाएंगे खोटा भाषा में। तो खोटा भाषा में शुरू करेंगे। यह जो है आर्य भाषा या भारोपीय भाषा से संबंधित है। सबसे पहले दिमाग में ये बात जान लीजिए कि खोटा भाषा जनजातीय भाषा नहीं है। खोटा भाषा एक क्षेत्रीय भाषा है। खोटा इज नॉट ए ट्राइबल लैंग्वेज, इट इज ए रीजनल लैंग्वेज, है ना, क्षेत्रीय भाषा है। तो ये भारोपीय भाषा या आर्य की भाषाओं, आर्य की भाषा में वैसी भाषाएं आते हैं जिसका प्रयोग आर्यों ने किया। अब हिंदी एक आर्य भाषा है, तो इसमें इस प्रकार से खोटा जो है का संबंध जो है सो भारोपीय भाषा है, सो खरोष्टी लिपि से संबंधित है तथा खरोष्टी का ही अभ्रंशित रूप है। खरोष्टी लिपि का प्रयोग संध्या सभ्यता में लोग करते थे। ऐसा माना जाता है कि जो खोटा लिपि है, ऐसा माना जाता है कि जो खोटा की लिपि है वह खरोष्ठी लिपि है और लोग इसमें स्क्रिप्ट के रूप में खरोष्ठी का प्रयोग करते थे। वास्तव में कुछ लोग इसको जोड़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से वहाँ जो लिपि थी खरोष्ठी और वहाँ की जो भाषा थी, ये खोटा भी वहाँ बोली जाती थी और अभ्रंश होते होते आगे ये बढ़ा। तो ये पॉइंट है। पटना के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाने वाली मगही खोटा ही है। इसी का विस्तार संथाल परगना से चतरा तक और हजारीबाग से चुट्टूपालू घाटी या रामगढ़ तक फैला हुआ है। तो ये पॉइंट का इसको विस्तार कर देखा जाए, इस पॉइंट को थोड़ा सा और विस्तार करें तो हम विस्तार में क्या बोलेंगे? हम विस्तार बोलेंगे कि झारखंड के अधिकांश जिलों में यह भाषा बोली जाती है। आपका देखिए, उठाइए, वहाँ से उठाते हैं हम आपका
गढ़वा से। अब गढ़वा, पलामू, लातेहार, 3 जगह रुकिए, गढ़वा, पलामू, लातेहार। गढ़वा, पलामू, लातेहार में भी खोटा भाषा बोली जाती है। एक्चुअली उसका रूप थोड़ा सा है, उसका रूप जो है सो अभ्रंश भोजपुरी है। अब चतरा से लेके हजारीबाग कुछ एरिया में जो भाषा खोटा भाषा बोली जाती है वह मगही भाषा से मेल करता है, जो कि मगध साम्राज्य की जो भाषा मगही थी उसमें आपका पटना का कुछ भाग, जहानाबाद, अरवल और गया का कुछ भाग है। चूँकि गया और चतरा का बाउंड्री मिलता है, तो गया और चतरा के बाउंड्री के मिलने के कारण मगही भाषा और खोटा भाषा में समानता है। ऐसा माना जाता है कि खोटा भाषा और मगही भाषा आपस में एक सिस्टर के रूप में है, बहन के रूप में है। तो मगही भाषा भी खोटा भाषा ही जैसा है, या कहा जाए खोटा भाषा ही जो है मगही भाषा ही जैसा है। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, हजारीबाग से आगे बढ़ेंगे, रामगढ़ आ जाएंगे। अब रामगढ़ पेटरवार जहाँ पार किए तो आपका बंगाल का जो फ्लो है या बंगाली भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ना शुरू कर जाएगा। आपका दामोदर नदी के पार, जैसे दामोदर नदी हम क्रॉस करेंगे, जैसे पेटरवार पहुंचेंगे तो बंगाली भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। अब आप समझ देख लीजिए कि रामगढ़ हो गया, धनबाद हो गया, ठीक है ना, बोकारो हो गया, इन सब में बंगला भाषा जो खोटा भाषा बोली जाती है वो बंगला का प्रभाव होगा। इधर आइए, फिर आपका कोडरमा है, गिरिडीह है, यहाँ पे कहा जाए तो एकदम प्योर खोटा समझिए, तो खोटा भाषी क्षेत्र है। ऊपर में जाइएगा देवघर, दुमका के क्षेत्र में थोड़ा सा वहाँ पे मैथिली का प्रभाव है, और इधर जाइएगा भागलपुर जो ऋषि सटा हुआ है उसमें अंगिका प्रभाव है। तो खोटा भाषा का खाली क्षेत्र ऐसा नहीं है कि संथाल परगना से चतरा दाचुटू भलराम में पूरा ये फैला हुआ है, लेकिन चूंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से की पॉइंट है, तो की पॉइंट हम लोग देख लेंगे। यह भाषा मुख्य रूप से चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह आदि क्षेत्रों, ये आदि क्षेत्र का मतलब क्या है, धनबाद भी, बोकारो भी, रामगढ़ भी, ठीक है। इस भाषा का विकास राजा रानियों, मंत्रियों, ठीक है, मंत्रियों, राजकुमार, योद्धाओं आदि कथाएं मिलते हैं। इसमें जो कथाएं मिलती हैं वो राजा का, रानी का, ठीक है ना, राजकुमार का, योद्धाओं की। आप देख लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में झारखंड के क्षेत्र में सबसे अधिक विद्रोह हुआ है, और यहाँ के लोग इस माइंडसेट के हैं कि यहाँ के लोग कभी भी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं किए। झारखंड में भले मुगलों के बाद अंग्रेजों का राज था, लेकिन झारखंडी लोगों ने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और आप देखिएगा कि विद्रोह कितना हुआ। तो ये जो विद्रोह में कौन था, विद्रोह करता था, तो हम लोग उसको विद्रोह करता बोलते हैं। लेकिन जो खोटा भाषा या वहाँ की जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है उसमें वहाँ पे वो हीरो है, वो नायक के रूप में है, योद्धा के रूप में है, ठीक है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, श्रीनिवास पानुरी, गजाधर महतो, एके झा का नाम यहाँ पे नहीं है, धनमत महतो, शांति भारत बहुत है। आप खोटा भाषा का सिलेबस अगर देख लीजिएगा ना तो उसी में पता चल जाएगा कितना नाम है। हम नाम पढ़ दे रहे हैं आपको, ये सारे नाम वैसे नाम हैं जो खोटा भाषा के लिए लेखक या कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए श्रीनिवास पानुरी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, एके झा, विश्वनाथ दसौधी राज, श्याम सुंदर महतो, विश्वनाथ नागर, कुमारी शशि, डॉक्टर बी एन उदार सर हैं, विनोद कुमार, श्रीनाथ प्रमाणिक। तो ये सब सारे खोटा साहित्य के दिग्गज साहित्यकार रहे हैं, तो इनके बारे में ये सब पढ़ना है। उसके बाद आता है खोटा आपका लोक साहित्य। तो खोटा लोक साहित्य में मगही साहित्य मुख्यतः खोटा क्षेत्र में व्याप्त थे और गाए जाते थे। ये रचनाएं 1200 से 1300 ईस्वी के बीच की प्रतीत होती है। मगही की तरह खोटा में भी सोहर गाए जाते हैं। मगही की तरह खोटा भाषा में भी सोहर गाने का प्रचलन है, जो कि विभिन्न अवसरों पर या विभिन्न पर्व त्योहार पर गाया जाता है। खोटा लोकगीत लोक साहित्य में वन, नदी, झरने आदि प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन है। जो यहाँ का लोकगीत है, यहाँ का जो लोक साहित्य है, तो किसका वर्णन है, नदी का, वन का, जंगल का, झरने का, ठीक है। खोटा लोकगीतों में चांचर और दोहा भी है। रोपनी, कटनी, फसल की देखभाल करने संबंधी गीत, सब सिंपल सा बातें हैं। रोपा डोभा होगा, धन कटनी होगा, कोई पर्व आएगा, जैसे एग्जाम्पल के सोहराय होगा, कर्मा होगा, है ना, सरहुल होगा। तो इन पर्वों पे जो है सो कि गाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अगला आपका है
ये आपका है खोटा शिष्ट साहित्य। तो शिष्ट साहित्य में हम बोल दिए कि इसमें कहानी होगा, नाटक होगा, जीवनी होगा, आत्मकथा होगा, यात्रा वृत्तांत होगा, संस्मरण होगा, बहुत सारी बातें इसमें आएंगी। तो खोटा शिष्ट साहित्य का आरंभ 1947 ईस्वी के पूर्व ही माना जाता है। आज़ादी से पहले भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल ने खोटा शिष्ट साहित्य रचना शुरू की। ऐसा माना जाता है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी ने ही खोटा भाषा के शिष्ट साहित्य की रचना प्रारंभ की। श्रीनिवास पानुरी द्वारा 1950 के आसपास खोटा संग्रह का प्रकाशन मेघदूत, ठीक है, और फिर बाद में तितली, तितली गलत, ये तितकी है, वास्तव में गलती लिखा हुआ है, तितकी, ये तितकी लिखा हुआ है, ये तितली नहीं है, तितकी होगा। तो तितकी और मेघदूत जैसे का प्रकाशन हुआ, ठीक है। आप लोग मैटर में देखे ही होंगे, ठीक है ना। उसके बाद 1983 ईस्वी में ए.के. झा ने खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी, ये ढाकी है, खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी के माध्यम से, तितली नहीं है तितकी है, ये मिस्टेक है, तितकी का प्रकाशन हुआ। ए.के. झा जी ने, यहाँ पे दाकी लिखा हुआ है, गलती लिखा हुआ है, ढाकी होगा, ढाकी क्षेत्र कमेटी, ठीक है ना, ये रामगढ़ के पास है, का तितकी का फिर से प्रकाशन हुआ। तितली एक पत्रिका थी, ठीक है ना। 1990 से 2000 के बीच 1991 में धनपत महतो की पुस्तक बिरसा भगवान तथा झा जी की पुस्तक मेका मेकी न मेट माट, मेका मेकी न मेट माट एक ही साथ है, अलग नहीं है, यहाँ तो उसका गलती लिखा हुआ है, लेकिन मेका मेकी न मेट माट एक ही साथ में है, ठीक है। अब देखिए 2000 ईस्वी से सहिया नामक द्विमासिक पत्रिका प्रारंभ हुई। 2000 ईस्वी में ही जनार्दन गोस्वामी की माराफारी बोकारो को ही बोलते हैं, माराफारी चास के रूप में पॉपुलर है, और माराफारी बोकारो को ही बोलते हैं, में मधुमकभूरन गोस्वामी की भगत और भजन इत्यादि प्रकाशित है, ठीक है। तो ये आपका हो गया शिष्ट साहित्य में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, रचना देखते हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं इसमें, जैसे कि मेघदूत, ये सब देखिए। हम टफ क्यों बोले, टफ इसीलिए बोले कि यहाँ याद करने में समस्या, याद करना पड़ेगा आपको। मेघदूत, दिव्य ज्योति, बाल किरण, मातृभाषा, चाबी, कोठी नहीं है, चाबी काठी है, गलती लिखा हुआ है, कोठी को आप लोग काठी कर लीजिएगा, वास्तव में ये काठी है, चाबी काठी। झींगा फूल किसका है, श्रीनिवास पानुरी जी का है। अब इसमें समझना कुछ नहीं है, आपको सीधा याद करना है, ठीक है ना। हेलवा, ठीक है, हेलवा वासुदेव महतो, गोसे बाहा, आदित्य मित्र संथाली, ठीक है ना। चलिए वास्तव में हेलवा नहीं है, भेलवा है, वास्तव में ये हेलवा नहीं है, भेलवा है, भेलवा आपका है जो है वास्तव महतो का है। गोसे बाहा, आदित्य मित्र संथाली, पुटुस फूल, गंगाधर महतो, आंगू जन्मे, गिरधारी गोस्वामी, खोटा साहित्य सदानी व्याकरण, सामाजिक साहित्य निशाइन, मेका मेकिना मेट माट, और खोटा लीग, ये सब झा जी का है, ए.के. झा जी का है, तो सब याद करना पड़ेगा। जिंदगी के टोह उपन्यास है चित्तरंजन महतो का, इनका पूरा नाम है चित्तरंजन महतो चित्रा, जो लेखक है इनका फुल नाम है चित्तरंजन महतो चित्रा, चित्रा का टाइटल है, ठीक है। डिड्डा के डोवानी है वो आपका बंसीधर का, और डाह नाटक जो है सो सुकुमार का है। इसके अलावा इतना कर लीजिए अभी आप लोग, लेकिन इसके अलावा भी एक बार हम एक क्लास लेंगे, उसमें 1 पेज का मटेरियल होगा, उसमें बाकी जितने खोटा के अन्य और बड़े बड़े दिग्गज, खोटा या नागपुरी के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनका हम लोग चर्चा कर लेंगे। इतना ये बेसिक है, कर लीजिए इसको। मातृभाषा प्रथम खोटा पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ, 1957 में इसका प्रकाशन हुआ पत्रिका, ठीक है ना। तो ये आपका है खोटा। अब आते हैं नागपुरी साहित्य, ये आपका आते हैं नागपुरी साहित्य। तो नागपुरी साहित्य वास्तव में छोटा नागपुर के जो है, जैसे कि रांची हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, कुछ लोहरदगा का एरिया हो, लोहरदगा का भाग हो गया, वहाँ बोला जाता है नागपुरी। तो यह छोटा नागपुर की प्राचीन भाषा है। जॉर्ज गियर्सन ने नागपुरी भाषा को भोजपुरी भाषा की उपबोली के अंतर्गत रखा। ऐसा माना जाता है जॉर्ज गियर्सन महोदय जो एक भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने नागपुरी भाषा को भोजपुरी भाषा की एक बोली के रूप में रखा। वहीं केसरी कुमार सिंह ने नागपुरी भाषा को मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत रखा तथा श्रवण कुमार गोस्वामी ने इसे अर्ध मागधी अपभ्रंश की श्रेणी में रखा। तो सब लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि ये ऐसी भाषा, ये वैसी भाषा है, लोगों ने इसको बांट के रखा, तो इसको देखना है। नागपुरी भाषा के प्रमुख क्षेत्र जो है
वो आपका है सिमडेगा, लातेहार, सिंहभूम, जसपुर, सरगुजा, कोरबा, क्योंझर, ये सब जो है सो मेन एरिया है। यहाँ पे नहीं दिया है गुमला, गुमला भी उसी एरिया में है, ठीक है ना। रघुनाथ निरपति नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि माने जाते हैं। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि जो हैं वो रघुनाथ निरपति हैं। नागपुरी साहित्य के अंतर्गत लोक कथा, लोक साहित्य, जातक कथाएं, पौराणिक कथाएं आदि काफी देखने को मिलता है, ठीक है ना। नागपुरी गद्य साहित्य का इतिहास 1900 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ये सब सारा की पॉइंट है, इसको देख लीजिए, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा एक और, चूंकि खोटा नागपुरी में हम बोले ही आपको कि एक पन्ने का और हम जोड़ देंगे उसमें कि अन्य जो मेन खोटा के हैं लेखक और कवि और उनकी रचनाएं, नागपुरी के कवि लेखक और रचनाएं हम अलग से ऐड कर देंगे। एच हुटली ने 1986 में नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा नागपुर के रूप में लिखा। तो नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा नागपुर, अब एग्जाम में आ जाएगा, फटाक से एग्जाम में आ जाएगा, ऐसे ही एग्जाम में आता है, आएगा कि जो किस अंग्रेज ने द नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा नागपुर लिखा। तो एच हुटली, यही सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ यही से एग्जाम में आएगा, आपको उठा के से पूछा, ठीक है ना। 3 जनवरी 1947 में नागपुरी पत्रिका आदिवासी, अब आदिवासी एक नागपुरी पत्रिका थी जो निकलना शुरू हुआ, जो कि बाद में हिंदी भाषा में तब्दील हो गया। देखिए, झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं का विकास नहीं होने कारण भी क्या था ना, कि इसका पाठक वर्ग बहुत कम था। अब पाठक वर्ग कम होगा तो पत्रिका बिकेगी नहीं, जब पत्रिका बिकेगी नहीं तो कोई प्रकाशक इतना रिस्क लेकर के, इतना पैसे खर्च करके और रिसोर्स खर्च करके उस पर लगाएगा नहीं। तो ये सब बातें हैं, ठीक है ना। प्रथम नागपुरी साहित्यकार, प्रथम नागपुरी साहित्यकार कवि रघुनाथ त्रिपाठी, हनुमान सिंह, अनूप राय, बरजू राम, कंचन, धनीराम, जय गोविंद, राधा कृष्ण, पीटर, शांति नारंगी, उदार, ये सब जो है सो लोग आपके काम कर रहे हैं। नागपुरी लोक काव्य, तो नागपुरी जो लोक काव्य है उसके दो भेद हैं। एक है आपका ठेठ नागपुरी लोकगीत और बंगला मिश्रित नागपुरी गीत। तो जो नागपुरी आपका भाषा की दृष्टि से दो नागपुरी के जो लोक काव्य हैं, लोक काव्य क्या है, जो लोगों के द्वारा कहा गया काव्य है। ये एक वंश से दूसरा वंश चलते आता है, लोग समाज में अपने गांव में इसको बोलते हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो ठेठ नागपुरी लोकगीत और बंगला मिश्रित नागपुरी गीत। अब देखिए, अब इसमें है क्या, नागपुरी लोकगीत सामूहिक गाए जाते हैं। कोई भी लोकगीत सामूहिक गाया जाएगा, इसके साथ नृत्य की परंपरा है, गीतों के साथ ताल की संगति अनिवार्य है। नागपुरी लोक कथा, नागपुरी लोक कथाओं की तुलना की जाए तो वेदों की आख्यान, जातक कथाएं, हितोपदेश, पंच आदि कथाओं की मिलती जुलती। तो वेदों का आख्यान जो है सो जातक कथाएं या पंचतंत्र या हितोपदेश जैसी मिलती जुलती कहानियां देखने को मिलती है। नागपुरी लोक कथा में कहावत, मुहावरे एवं पहेलियाँ, लिखा हुआ पहेलियाँ की पहेलियाँ हैं, पहेलियाँ काफ़ी मिलती है, जिनमें हमारा कल्चर, हमारा विश्वास, हमारी मान्यताएं और हमारा प्रतीक का बोध होता है या वो दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब देखिए नागपुरी श्रेष्ठ साहित्य, तो श्रेष्ठ साहित्य में क्या होगा, गीत, कविता, कहानी हम बोल ही चुके हैं, है ना। तो रघुनाथ निरपति का बात हो ही गया। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि रघुनाथ निरपति। प्रथम परंपरा के कवियों ने भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति, युद्ध, नीति, प्रेम आदि के गीत लिखे, जिसमें रघुनाथ निरपति के साथ साथ बरजू राम, सोबरन, जय गोविंद, हनुमान सिंह के नाम प्रमुख हैं। यहीं पे आपको क्या करना है कि जहाँ दिखाई पड़े खोटा और नागपुरी के लेखक या कवि, तो फट से उसको नोट करके और याद करने का प्रयास कीजिए। वो टफ पार्ट है, याद करना पड़ेगा। निर्गुण सगुण परंपरा, निर्गुण सगुण का थोड़ा सा हम भेद बोल दे रहे हैं। निर्गुण और सगुण में बेसिक भेद क्या है, क्या कुछ देर जाना है क्या, चला गया क्या, जा रहा है, ठीक। निर्गुण और सगुण जो परंपरा है उसकी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। निर्गुण और सगुण में क्या है ना कि निर्गुण परंपरा में जो भक्त हैं, जो लिखते हैं कवि लेखक, वो ईश्वर को निराकार मानते हैं,
ईश्वर को एक ब्रह्म के रूप में मानते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना पर। मतलब ऐसा उनकी मान्यता है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई उसकी विशेषताएं नहीं है। तो इस रूप में निर्गुण ब्रह्म की हम लोग उपासना करते हैं। लेकिन जब उसी में सगुण ब्रह्म वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ईश्वर का आकार भी है, ईश्वर ऐसे दिखता है जैसे भगवान कृष्ण, बजरंगबली, भगवान श्री राम, भगवान शिव ऐसे दिखते हैं। ऐसी मान्यताएं, ऐसा कहना है उनका, ठीक है ना। तो ये सगुण की परंपरा वाले हैं, वो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के गुण को मानते हैं, ईश्वर की विशेषताओं को मानते हैं, ईश्वर के रूप को मानते हैं, लेकिन निर्गुण में नहीं। तो निर्गुण और सगुण जो भक्ति परंपरा है, कवि बहुत सारे हुए, जैसे कि सोबरन, महंत, घासी, रुंगटू, मलार का नाम उल्लेखनीय है। जुगल रूप में प्रमुख कवि बिनंद सिंह, गौरांगिया, नरहरिदास, भवप्रीता, बुद्धू भाबू माने जाते हैं। इनमें सर्वाधिक प्रमुख कवि रामकृष्णों को माना जाता है। ये जितना नाम हम बता रहे हैं, इस सारे नाम को आपको याद करना पड़ेगा। अगर सारे नाम आप याद नहीं करेंगे तो फिर ये मुश्किल वाली बात है, ठीक है ना। आज़ादी के बाद देश की आंतरिक समस्याओं पर गीत लिखने की परंपरा शुरू हुई। जब हम 1947 से पहले जब मेरा देश गुलाम था, तो क्षेत्रीय लेवल पर भी लोग ठोठा और नागपुरी में गीत और कविताएं लिखते रहते थे। आज़ादी की कविताएं बहुत सारी लिखी गई हैं। इन गीतों में देश की समसामयिक समस्याएं, जीवन की विसंगतियां और दिक्कत आदि विषयों पर काफ़ी गीत लिखे जाने गए हैं। इस काल के कवियों में प्रफुल्ल कुमार राय, ठीक है ना, प्रफुल्ल कुमार राय, सहनी, उपेंद्र, लाल रणविजय सहदेव, रामदयाल मुंडा आदि बहुत हैं। इस काल में महाकाव्य और खंड काव्य जैसा मेवाड़ भी लिखा गया इसी काल में, ठीक है ना। ये सब देश प्रेम से संबंधित थे। मेवाड़ और केसरी लिखे गए। केसरी नागपुरी गद्य साहित्य को अभी भी शैशवावस्था में बताया जाता है। शैशवावस्था के कहने का कारण क्या है कि नागपुरी लिटरेचर का बहुत विकास नहीं हुआ है, बहुत प्रकाशन में नहीं हुआ, इसलिए इसको कहा जाए शैशवावस्था में कहा गया है। नागपुरी गद्य का विकास 1900 ईस्वी के आसपास आरंभ हुआ, जब ईसाइयों का धर्म प्रचार आरंभ हुआ। हुटले को नागपुरी का प्रथम व्याकरण लिखने का श्रेय माना जाता है। यही सब पूछेगा, हुटले नागपुरी का प्रथम व्याकरण लिखने का श्रेय। 1915 ईस्वी में गोस्नर मिशन ने नागपुरिया आराधना अर्थात एतवार केर गिरजा वचन मतलब एतवार संडे को जो गिरजा घर में वचन होता है उसको इसको लिखा गया, नामक पुस्तक लिखा गया। 1938 में झारखंड नामक मासिक पत्र का प्रकाशन श्री ईश्वरी प्रसाद सिंह के द्वारा प्रारंभ हुआ। इसके बाद हमरे हिंदी नहीं जानी मतलब हम हिंदी नहीं जानते हैं, हमरे हिंदी नहीं जानी मतलब हम हिंदी नहीं जानते हैं, नागपुरी में ये लिखा गया नामक नागपुरी रचना प्रकाशित हुई, जिसके कि लेखक थे श्री द्वारिका प्रसाद। तो इसके लेखक थे श्री द्वारिका प्रसाद। तो इस सारा जितना नाम है इसमें देखिए, झारखंड के साहित्य और साहित्यकार में सिर्फ नाम रचना ही याद करना है। 100-150 पार करेगा, सब नोट बना लीजिए अपने हाथ से और रट डालिए, नहीं तो ये पकड़ाएगा नहीं, ये 5 सवाल नहीं पकड़ाएगा। जैसे कि आपका जो लैंड रिलेटेड जो एक्ट है टफ है, जैसे ये भी टफ है बहुत। 1940 ईस्वी को आदिवासी सकम प्रकाशित हुई। 1941 में इग्नेस कुजूर की पुस्तक झारखंड दो मुहाने इग्नेस कुजूर का लिखा गया, ठीक है। 1947 में आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। ललित निबंध तथा व्यक्तिगत निबंध के क्षेत्र में श्री प्रफुल्ल कुमार राय की बरखा नागपुरी कवि और बरखा बूंद नाम हुआ। कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ, उसमें बहुत सारे जैसे कि टू डायर 20 फूल है ना, 2 डायर मतलब 2 डाली और 20 फूल, सोनझर है ना, सोनझर जो मैटर हमसे मिला है आपको मैटर में, ठीक है, अलग से मैटर हम दिए। इस मैटर के अलावा एक और मटेरियल है, इसके अलावा मटेरियल उसमें मिला हुआ है आपको, ठीक है ना। बिंझिया का प्रकाशन हुआ। नागपुरी कला संगम ने 2 कहानी क्षेत्र के महत्व पुस्तकों का प्रकाशन किया। मानक नागपुरी और रद्दी कागज, ये 2 महत्वपूर्ण अलग से लिखा गया। अब देखिए इसमें जो हम लोग लिखे हैं
नोट्स ऑन द ग्वाल डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, ये मिटले का है। महाभारत, लंका कांड, कृष्णचरित्र, दामाचरित्र जो है सुकंचनी का है। नागवंशावली जो है बेनीराम महथा का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नागवंशावली जो है बेनीराम महथा का बहुत सारे नागवंशी शासक हैं, फनी मुकुट राय से लेकर के जितना प्रताप राय, सुतियाम्बे वाला सारा कहानी का जो नागवंशी है शासकों का इसमें सब लिखा हुआ है। ठीक है, मदरा मुंडा से स्टार्ट करके, मदरा मुंडा से फनी मुकुट राय होते हुए, तो ये आपका है इतना। और सब लिस्ट ही है ये, नागपुरी फाग शतक, नागवंशावली, झूमर, दुर्गा सप्तती, घासीराम का, धनीराम बख्शी का, सब लिखा हुआ है। इसको सब बोलना क्या है, सब इसको आपको याद करना पड़ेगा। श्रवण कुमार गोस्वामी का, केसरी कुमार का, दिग्पाल राम देवघरिया का, फादर हेनरिक फ्लोर का, ठीक है, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का, हरिनंदन राम का, अग्नेश कुजूर का, फादर कॉनराड बुकआउट्स का, द ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदान लैंग्वेज, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदान लैंग्वेज 1906, ठीक है ना, फादर कॉनराड बुकआउट, ये सारा आपको अलग से याद करना पड़ेगा। ठीक है, सारा आपको याद करना पड़ेगा तब जाके होगा। ठीक है ना, तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग लेंगे ब्रेक। अब ब्रेक लेकर के हम लोग फिर आगे कुरमाली पे आएंगे। तो जो पेड कोर्स में है वो तो है ही, जो पेड कोर्स में नहीं है उनके लिए कहना है कि अगर आपको जेपीएससी पेपर 2, जेपीएससी हम लोग अभी जेपीएससी पीटी पेपर 2 का क्लास चल रहा है, जेपीएससी पीटी पेपर 2 और जेपीएससी पीटी महा टेस्ट, जेपीएससी पीटी महा टेस्ट चल रहा है। जिनको कोर्स परचेज करना है वो परचेज कर सकते हैं 9599624624 में मैसेज करके। ये जोहार का नंबर है 9599624827 पे मैसेज करके, व्हाट्सअप करके आप जेपीएससी पीटी पेपर 2 या जेपीएससी पीटी महा टेस्ट, जेपीएससी पीटी महा टेस्ट में जान लीजिए कि इसमें मात्र फीस है 1000 रुपया, 999 का पैकेज है। ठीक है, फर्स्ट 200 व्यक्तियों को, फर्स्ट 200 विद्यार्थियों के लिए 999 का पैकेज है जेपीएससी पीटी महा टेस्ट में। टेस्ट आपका हो रहा है बाइलिंगुअल, उसमें हिंदी भी अंग्रेजी भी पेपर रहता है, पेपर देख लीजिएगा। जिनको पेपर चाहिए जेपीएससी पीटी का डेमो देखने के मॉडल में, खाली आप व्हाट्सअप कीजिए और लिखिए जेपीएससी पीटी पेपर, हम सेंड कर देंगे आपको व्हाट्सअप पे। ठीक है ना, तो ये व्हाट्सअप का यही नंबर है और पेपर कर लीजिए। हम लोग काम अच्छा से काम करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो सपोर्ट कीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए, कुछ अच्छी बातें लिख दिया कीजिए, तो मेरा उत्साह थोड़ा बढ़ेगा। हम तो प्रयास कर ही रहे हैं कि अपना अच्छा काम करके दिखाएं। कुछ हल्का फुल्का और मिस्टेक्स रहा है पिछले, तो करने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर मिलते हैं कल। हाँ, ऑफिस में ही है राजकुमार, ऑफिस में है।